कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदुस्तान के मजदूर, किसानों और छात्रों, सब तो खतरे में आपकी नौकरी है, खतरे में आपका रोजगार है, आपकी जो तमाम चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो खतरे में है। तो अरे कोई छात्र संगठन इनकी गलत नीतियों की आलोचना करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, देश विरोधी है, देशद्रोही है। कोई हिंदू करता है देशद्रोही है, कोई टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान करता है वो पाकिस्तानी है, कोई सिख करता है पगड़ी वाला वो खालिस्तानी है। अरे इनको तो प्रमाण पत्र बांटने की आदत है, तो जिस तरह से प्रमाण पत्र बांटते हैं तो कहा क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, दाढ़ी टोपी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। रामदेव तो देश में जो है कोरोना की दवाई ले आए। हाँ बिल्कुल, कोरोना की दवाई ले आएंगे। ये वो लोग हैं जिनको जो है सुई बनाने का लाइसेंस मिलता है और तलवार बना देते हैं। WHO खुद कहा, WHO को कानो कान खबर नहीं, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसको कानो कान खबर नहीं, और बाबा जी ने कोरोनिल बना दिया। तो मैं तो कहता था जब कोरोनिल बनाया था तो सबसे पहले इन्हीं पे इस्तेमाल करना था, पहले ये इस्तेमाल करते, ये ठीक हो जाते, फिर देश को जो है वो कोरोनिल देनी थी। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को कुछ पता नहीं होता है, ये पहले बना देते हैं, क्योंकि इनको तो कमाई करनी है ना, तो कमाई का जरिया है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप एक युवा हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे में सरकारी नौकरी जो नहीं मिल रही थी, अब SSC को लेके लगातार ये कहा जा रहा है कि बच्चों के री एग्जाम कराए जाएंगे, जबकि उन्होंने दे दिए, मार्क्स भी आ गए। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, जो ट्रेंडिंग भी हो रहा है ट्विटर पे? अरे बिल्कुल, मैं युवा हूँ और मुझे पता है इस देश में नौकरियाँ जितनी खतरे में है, जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है मंदिर मस्जिद खतरे में। खतरे में नहीं, खतरे में आपका रोजगार है, खतरे में जो है आपकी नौकरी है, खतरे में आपकी जो है गरीबी है, भूख है, और जो है महंगाई और सारी चीजें जो है, अगर मैं बताऊं अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें खतरे में है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। तो खतरे में आपकी नौकरी है, खतरे में आपका रोजगार है, आपकी जो तमाम चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो खतरे में है। तो ये पेपर दे के आना, उसके बाद जब मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, इसके बाद ये कह देना कि आप लोगों का पेपर इजी आया था। अरे ये सरकार, आप बताइए मुझे, जब से सत्ता में आई है कौन सी वैकेंसी क्लियर की है? ये सरकार लगातार जो है उसके नाम पर व्यापार कर रही है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके बाद कमाई की जाती है, कमाई का जरिया बना लिया है, पैसे अठे जाते हैं, और उसके बाद उसको वैकेंसी को क्लियर नहीं किया जाता है। आज तक कोई एक वैकेंसी क्लियर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा हो, स्टे ना लेना पड़ा हो, आप बताइए कोई वैकेंसी क्लियर करी हो? देश सरकार वैकेंसी को क्लियर नहीं करती है, निकालती है, उसके बाद भर्तियां, पैसे जो है कमाती है, फॉर्म भरवाती है, और उसके बाद कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं करवाई जाती है। ये तो सीधे सीधे उन युवाओं को जो है पूरी तरह से आप चोट दे रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया, पेपर क्लियर किया, और उसके बाद वो उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ना पेपर इजी था। अरे तो आप हार्ड बना देते ना, पेपर उन्होंने बनाया, पेपर किसने बनाया? पेपर कौन बनाता है? मुझे बताए ना सरकार, पेपर कौन बनाता है? पेपर उन छात्रों ने अपने हाथ से बना लिया, पेपर उन्होंने बनाया था। आप हार्ड बनाते पेपर, आपने क्यों इजी बनाया? उन्होंने कहा था कि आप इजी बनाइए पेपर, तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। आप जब उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया, निकाल लिया, अब उसके बाद आप नौकरी नहीं दे रहे, तो ये पूरी तरह से ये सरकार पूरी तरह से ये सरकार फेल है। कहा है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। मिर्जा गालिब का एक शेर है, मिर्जा गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था कि जो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, जो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। तो जी, तो छात्र भी देशविरोधी हो जाएंगे। कौन? मैं? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अरे कोई छात्र संगठन इनकी गलत नीतियों की आलोचना करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, देश विरोधी है, देशद्रोही है। कोई हिंदू करता है देशद्रोही है, कोई टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान करता है वो पाकिस्तानी है, कोई सिख करता है पगड़ी वाला वो खालिस्तानी है। अरे इनको तो प्रमाण पत्र बांटने की आदत है। तो कहा है कि अब के तूने ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, और दर्द दिए हैं तूने अपने देश के पालनहारों को, और ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर। और जिस तरह से प्रमाण पत्र बांटते हैं तो कहा क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, दाढ़ी टोपी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने अपने देश के पालनहारों को। और क्या लगता है तुझको व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी, और बोझ लहू का खेत की मिट्टी कितने दिन सह पाएगी? तुझको तेरी असल जगह पर जल्दी ही ले जाएगी। और अब के तूने हाथ लगाया है इन सब की दस्तार
बेकरारों को, दर्द दिए हैं तूने अपने देश के पालनहारों को। तो मुझे समझ नहीं आता संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल इन्हें जो है अधिकार देता है कि आप प्रमाण पत्र बांटेंगे। ये पैमाना कैसे तय करते हैं देशभक्ति और देशद्रोही का? कौन देशभक्त है कौन? इनकी जो है हमें हाँ मिलाना, इनकी चाटुकारिता करना, अंधभक्ति करना, पूरी तरह से आप देशभक्त हैं। ये वॉशिंग मशीन है, ये ऐसी गंगा है, यहाँ से बलात्कारी और सदा जो है भ्रष्टाचारी डालिए, वहाँ से ब्रह्मचारी और सदाचारी बन के निकलता है। यहाँ से काला कौआ डालिए, वहाँ से सफेद हंस बन के निकलता है। तो ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। आपने देखा होगा शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी हेमंत बिस्वा और मुकुल राय अगर वो बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं तो उसके बाद वो पूरी तरह से साफ पाक हो जाते हैं। यही आपने देखा होगा नरेश अग्रवाल जो सदन में कहते हैं कि जिनमें माँ जानकी ठहरे में हनुमान और रम में बसे राम और तमाम जो चीज़ें कहते हैं, उसके बाद वो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो सबसे बड़े देशभक्त हो जाते हैं। तो लगातार ये में भी तो नौकरी दे रहे हैं मोदी साहब। हाँ, पूरे देश में दे दिए ना। 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार दिए थे ना, वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं तो वहाँ बंगाल में जा करके नौकरी दे देंगे। तो भाई साहब अब वहाँ पर जिस राज्य में चुनाव होता है सारी जो है सौगातें उसी राज्य के लिए होती हैं। आपने नहीं देखा? आप देखिए 2015 में जब बिहार में चुनाव था तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया था, वो माला माल हो गए वहाँ के बिहार के लोग। उसके बाद यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होता है तो घी दूध की नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। यूपी में 25 रुपए किलो घी मिल रहा था, चुनाव खत्म, घी दूध की नदियाँ खतरे के निशान से नीचे आ गई और जो है घी मिलना बंद हो गया। 2020 में फिर से चुनाव होता है बिहार में। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का जो ट्रक है बिहार पहुंच जाता है और सबसे पहले कोरोना की जो फ्री वैक्सीन है बिहार वालों को लगानी थी। चुनाव खत्म, कोरोना का जो ट्रक था वो बंगाल की तरफ मुड़ गया। अब बंगाल के लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर तमिलनाडु जाएगा तो ट्रक, फिर असम आएगा, फिर घूमते हुए यूपी, उत्तराखंड, पंजाब हर जगह जाएगा। तो ये तो रोजगार भी है। हाँ, रोजगार ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आम जो है ममता दीदी ने शोषण किया है बिहार बंगाल के अंदर। इन्होंने जो है पूरे देश के किसानों को जो है उद्धार किया है, बहुत उपकार किया है। ये कहते थे ना बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने बहुत उपकार किया है और अब जो है वहाँ जा करके किसानों को उपकार कर रहे हैं बंगाल में जा करके। जिस तरह से मैं कह देना चाहता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान के मजदूर, किसानों और छात्रों सबके लिए कहता हूँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदुस्तान के मजदूर, छात्रों और किसानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।